रोशनी का कारवां। This podcast is brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। Hi, my name is George Abraham and welcome to iWay Conversations. आज हमारा मेहमान है दानिश महाजन जो रेडियो उड़ान के फाउंडर है। दानिश नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। दानिश आप रेडियो उड़ान के फाउंडर हैं, तो रेडियो प्रोग्राम शुरू करने का सोच आपको कहाँ से मिला और कैसे शुरू किया आपने? बचपन में मैंने दूरदर्शन पे कुछ ब्लाइंड लोगों को क्रिकेट खेलते देखा था। जी इट मींस कि वो खेलते हैं, इट मींस वो पढ़ भी सकते हैं। जी तो फिर मैंने अपने डॉक्टर से बात की, मैंने उनसे पूछा कि क्या हम पढ़ लिख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप पढ़ लिख सकते हैं। तो अमृतसर में मेरा ट्रीटमेंट चलता था। अमृतसर में उन्होंने एक स्कूल में मुझे भेजा। जी उस ब्लाइंड स्कूल में मैं गया तो उन्होंने बोला कि आपकी एज काफी हो गई है, तो हम अपने स्कूल में तो आपको एडमिट नहीं कर सकते। लुधियाना में एक स्कूल है, तो आप वहां जाइए। जी अनफॉर्चुनेटली एट दैट टाइम आई हैड लॉस्ट माय फादर टू। जी जी तो मम्मी थे और मैं था और मेरी दो बहनें थी। घर जी की जो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी बहुत पुअर थी। तो फिर मैं जब लुधियाना गया तो मैंने वहां पे मुझे 8th क्लास में एडमिशन मिली। वहां मैंने ब्रेल सीखी, सब कुछ किया मैंने। तो वहां मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरी मतलब लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था, तो वहां से मेरी जिंदगी शुरू हुई। तो वहां जब मैं पढ़ रहा था तो दो चीजें मेरे माइंड में आई। एक तो ये कि मेरे 4 साल वेस्ट हुए, तो मेरे जैसे पता नहीं कितने लोगों के ये साल वेस्ट हो रहे होंगे। राइट तो मुझे इस फील्ड में कुछ करना है। आई वॉज वेरी राइट क्लियर राइट वहां पे। दूसरी चीज मुझे ये लगी कि अ, इतनी रोने धोने वाली बात है नहीं ब्लाइंड होने के बाद, राइट जितनी हम करते हैं। द रीजन इज कि इट इज ओनली ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। राइट तो वहां से सर मेरी जर्नी शुरू हुई। तो अब सवाल है कि रेडियो उड़ान कहाँ से जहन में आया। तो फिर मैं वहां स्टडी कंप्लीट करके आया। मैं देखता था कि क्या किया जाए। अ, उन दिनों में जब भी बात होती थी तो ये होता था कि चलो कंप्यूटर सेंटर खोलते हैं। कंप्यूटर सेंटर धड़ाधड़ खुल रहे थे उस टाइम पे। राइट दिल्ली में राइट भी कोई कंप्यूटर सेंटर खोल रहे थे, बेंगलोर में भी, हर जगह जिसको भी देखते थे। तो मुझे लगा कि कंप्यूटर इस ट्रेनिंग सेंटर सब लोग खोल रहे हैं, तो आई नीड टू डू समथिंग एल्स। जी इस पे काम होना चाहिए। जी फिर इंटरनेट रेडियो हमने सुना। पाकिस्तान में इंटरनेट रेडियो का कॉन्सेप्ट था उन दिनों में। जी तो इंटरनेट रेडियो मुझे एक कॉन्सेप्ट लगा और फिर हमने इसके ऊपर रिसर्च की। मैं स्काइप पे अपने फ्रेंड्स के साथ था, तो हम लोगों ने स्काइप पे, हम 6 लोग थे जिन्होंने स्टार्ट किया। मैं फाउंडर था, 5 को फाउंडर थे। जी तो स्काइप पे ये सारी प्लानिंग हुई और हम लोग उनमें से ज्यादातर लोग एक दूसरे को कभी मिले नहीं थे, सिर्फ स्काइप फ्रेंड थे। जी तो 3-4 चीजें सर इसमें ये थी। एक ये कि हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। वी डिड नॉट हैड एनी प्लेटफॉर्म टिल राइट दैट, जहाँ राइट पे हम अपनी खुल के बात रख सके। दूसरी बात हम ये देखते थे, चाहे आप हो, जी आप जैसे और बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, जी यू हैव इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, जी आप फाउंडर हैं ब्लाइंड क्रिकेट के, जी तो आपको पॉलिटिकल सोशल इश्यूज पर आप अपनी बात रखते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। जी लेकिन कभी भी टेलीविजन पर हमारे जो डिसेबल्ड सेक्टर के बुद्धिजीवी हैं उनको इनवाइट क्यों नहीं किया जाता? जी दे उनके उनके पास इंटेलिजेंस है, दे कैन जी कीप द व्यू पॉइंट। आप पॉलिटिकल कमेंटेटर बुलाते हो, सोशल कमेंटेटर बुलाते हो, तो हमारे समाज की रिप्रेजेंटेशन टेलीविजन पे या रेडियो पे क्यों नहीं? हमें सिर्फ डिसेबिलिटी डे वाले दिन बुलाया जाता है। जी तीसरी बात ये थी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, एट द सेम टाइम हमारे कुछ प्रॉब्लम्स भी है विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस। राइट हम सरकार के खिलाफ तो बोलते हैं, जी धड़ल्ले से बोलते हैं, लेकिन हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिफॉर्म्स के लिए नहीं बोलते, हम डरते हैं कि राइट सारी कम्युनिटी इकट्ठी हो जाएगी। मुझे लगा ये गलत है। जी फॉर एग्जाम्पल कि भाई हमें म्यूजिक ही पढ़ना है, जी क्यों हम दूसरा सब्जेक्ट नहीं ले सकते? जी तो अगर वो बात करेंगे तो आपको बोल दिया जाएगा, आपको निकाल देंगे। राइट तो मुझे लगा कि हमारा एक प्लेटफॉर्म होना
चाहिए जिस पर स्टूडेंट्स, हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, और सब आके बात कर सके, लड़कियां बात कर सके। जी और मुझे ये समझ आ गया था कि अब जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का है। जी तो टेक्नोलॉजी, उस टाइम पे बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि आप 6 महीने सस्टेन नहीं कर पाओगे, इतने लोगों को तो नेट ही नहीं चलाने आता, आपको सुनेगा कौन। तो जी मैंने बोला यार, जिसको जरूरत होगी वो सुनेगा। जी तो वो दैट, और हमने बहुत सिस्टमेटिकली हमने रेडियो को प्लान किया, प्रोग्राम्स को प्लान किया, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट 10 साल हो गए हैं, हम सस्टेन कर पा रहे हैं। और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी हमारा नाम है, और कई रिकॉग्निशंस हमें मिली है। ये कहानी है। जब आप इंटरनेट रेडियो की बात करते हैं और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो इसका एक्चुअल लॉजिकली कॉमन सेंस कहता है कि आपको एक माइक्रोफोन की ज़रूरत है। इसके अलावा आपको क्या 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 ज़रूरत पड़ी ये रेडियो स्टेशन शुरू करने के लिए? तो बेसिकली रेडियो स्टेशन को शुरू करने के लिए हमें एक स्टूडियो चाहिए होता है। जी ये एक वर्चुअल स्टूडियो होता है, जैसे फिजिकल स्टूडियो होता है, ठीक उसी तरह सारे फीचर्स होते हैं इसमें। हम्म हमें एक वेब सर्वर खरीदना पड़ता है, जी एक हमें होस्टिंग खरीदनी पड़ती है, जी माइक्रोफोन तो चाहिए ही चाहिए, और बेसिकली ये 3-4 चीजें हमें चाहिए होती है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो होस्टिंग मतलब ये वेबसाइट होस्टिंग जैसा है ये? एक वेबसाइट होस्टिंग होती है, एक ये रेडियो की अलग से होस्टिंग आती है। जी जी तो वो वेबसाइट में कॉन्फ़िगर होती है आपकी, तो वो भी आपको खरीदना पड़ता है। तो ये 3-4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको ऑनलाइन रेडियो शुरू करना है। कम्युनिटी रेडियो और बाकी रेडियो स्टेशन के लिए, एफएम रेडियो स्टेशन के लिए सरकारी लाइसेंस की जरूरत है और काफी महंगा पड़ता है। इंटरनेट रेडियो के पीछे कोई लाइसेंस है या परमिशन लेना पड़ता है या कोई फी देना पड़ता है? तो एफएम रेडियो तो बहुत एक्सपेंसिव है, वो तो आपने बताया। जी कम्युनिटी रेडियोज़ इतने एक्सपेंसिव नहीं है, और गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, जी और आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, करेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से। जी उसमें गवर्नमेंट आपको सपोर्ट भी करती है। राइट लेकिन डिसेबिलिटी सेक्टर के लिए उसका ड्रॉबैक ये है कि वो बहुत कम फ्रीक्वेंसी आपको अलॉट करते राइट हैं। जो आपका राइट फ्रीक्वेंसी का दायरा वो 5 से 10 किलोमीटर होता है, राइट और हमारी जो डिसेबिलिटी कम्युनिटी है वो स्कैटर्ड है ऑल ओवर, तो उस एब्सोल्युटली पर्पस को वो सॉल्व नहीं करता। करेक्ट तो इसलिए कम्युनिटी रेडियो हमारे लिए वाइबल ऑप्शन नहीं है। राइट इंटरनेट रेडियो के लिए इंडिया में आज की डेट में कोई भी लाइसेंस नहीं लेना पड़ता। राइट इंटरनेट रेडियो पर जो आईटीसी, आपका इंटरनेट एक्ट है, जी वो एप्लीकेबल होता है। जब बाकी जो सोशल मीडिया के ऊपर जो एक्ट लगते हैं, जी वो सारे एक्ट आपके ऊपर लगते हैं, आपको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन सेपरेटली अभी तक इंटरनेट रेडियो को लेके किसी तरह का कोई लाइसेंस या फीस नहीं देनी पड़ती। If you know of anyone with vision impairment who needs guidance on living life with blindness, please share the iWay National Toll-Free Helpline number 1800-5320-469. The number is 1800-5320-469. ठीक है, आपने सोच लिया कि रेडियो स्टेशन शुरू करना है, कार्यक्रम प्रसारित करना है। एक बंदा अकेला या 4-5 बंदे अकेले ये करना जरा मुश्किल है। 24/7 अगर आपको कार्यक्रम चाहिए, तो हाउ डिड यू बिल्ड योर बेस फॉर हैविंग कंटिन्यूअस प्रोग्रामिंग? तो हमारे बेसिकली 4 शो डेली आते हैं, 7 बजे से लेके 11 बजे तक शाम जी को। जी और वो शो 2 बजे से लेके 6 बजे तक रिपीट होते हैं नेक्स्ट डे दोपहर राइट को। राइट और उसके अलावा प्रोमोज और म्यूजिक राइट चलता रहता है 24/7। राइट तो इसके लिए बिल्कुल एक बहुत बड़ी टीम आपको चाहिए होती है। ये कतई इजी काम नहीं है। जी तो हमारा नेटवर्क था हमारे फ्रेंड्स का। हमने पहले, जैसे मैंने आपको बताया, कि हमने पूरा प्रॉपरली इसको प्लान किया था कितने लोग चाहिए। जी थैंकफुली रेडियो उड़ान बहुत जल्दी फेमस हो गया, मुझे नहीं पता कैसे। हम्म सोशल मीडिया पे हम डालते थे,
बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट हमारे पास आने लगी। पहले जी, हमने ये सोचा था कि हम ये रेडियो जो उड़ान है, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ डिसेबल्ड को देंगे। राइट, लेकिन बहुत सारे फिर नॉन डिसेबल्ड लोगों के भी हमारे पास फोन आने लगे कि हमें भी अपने अंडर काम करने का मौका दीजिए, हमें हमारा शौक है, कम से कम हमारा शौक पूरा हो जाएगा। मैं तो कहता था यार, आप यंग हो, आप तो अर्निंग के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे होंगे, यहाँ तो ये पूरी तरह से वॉलेंटरली है, जी, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। वो कहते थे सर चलेगा। राइट, कई कई तो ऐसे आए थे जो 50 ईयर अराउंड थे, जी, और जब वो पहला शो उन्होंने किया तो मुझे याद है, मुझे उन्होंने बताया कि उन्होंने फोटोज भेजी, वो मिठाई बांट रहे हैं कि 50 साल बाद उनकी लाइफ का सपना पूरा हुआ है। राइट, तो बहुत सारे लोग आने शुरू हुए। तो टीम ब्लाइंड लोगों ने हमारा बहुत सहयोग दिया। अदर डिसेबिलिटीज के हमारे आरजेस रहे। अभी एक लड़की थी, वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस थे, फिर सेरेब्रल पॉल्सी में हमारे एक आरजे थे। तो हमने ये बहुत ट्रांसपेरेंट रखा, और सर सबसे हमने टैलेंट की कदर की। अगर कोई परफेक्ट नहीं है, जी, अच्छा अब क्या करते हैं कि लोग हमारा कंपैरिजन करते थे, शुरू से ही करना शुरू कर दिया था। हालांकि ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि लोग हमें एफएम से कंपेयर करना शुरू कर दिया जी, लोगों ने। जी, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर, हम कतई उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, हमारे पास उस तरह के इक्विपमेंट नहीं है। हुँ, तो हमें अपने सेक्टर का सोशल स्ट्रक्चर भी देखना है, उनके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एक टाइम लगता है। तो जी, हमने लोगों को बोला आप आइए, आप परफॉर्म करिए। आप, वो लोग डरते थे कि यार नहीं, हमने कभी जिंदगी में नहीं बोला, लोग क्या कहेंगे। या बोलने दो यार, जो कहते हैं लोग, जो जी। बोलेंगे आप उनसे सीख के इम्प्रूव करो ना। तो आपका 4 कार्यक्रम है आपने कहा 7 बजे से लेके 11 बजे तक। जी, तो ये 4 कार्यक्रम क्या है? ये सर मेन स्ट्रीम चार, एक दिन में चार, हफ्ते जी, के 28। करेक्ट। तो ये 28 डिफरेंट शोज हैं सारे। ओके, दे आर नॉट द सेम रिपीटेड एवरी डे। ओके, नो। ओके, सो फॉर एग्जांपल, अगर मंडे को 4 शो आए हैं, वो ट्यूसडे को रिपीट होंगे, लेकिन जी, ट्यूसडे के शाम वाले शो नए होंगे, राइट, वो फिर नेक्स्ट डे रिपीट होंगे। राइट, तो ये किसी भी रेडियो स्टेशन की तरह हमारे भी शोज हर तरह की पब्लिक को केटर करते हैं। राइट, जैसे गजल्स के शो हो गए, बॉलीवुड पर शो हो गए, बायोस्कोप हो गया, गेम्स हो गई। जी, द ओनली डिफरेंस इज कि कुछ शोज हमारे स्पेसिफिकली पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए डेडिकेटेड है, जो जी, बाकी रेडियोस पे नहीं होते हैं। और ये शोज जो डिसेबिलिटी के लिए डेडिकेटेड है, उनमें डिसेबिलिटी न्यूज बुलेटिन, मेरा बदलता दौर, जिसमें मैं डिस्कशंस करता हूँ, मुलाकात करता हूँ, चर्चाएं करता हूँ जी, डिसेबल्ड के साथ। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड में बदलता दौर इकलौता शो है, जहां तक मुझे लगता है, जो नॉन स्टॉप 10 सालों से हर संडे 9 बजे डिसेबिलिटी टॉपिक पे ब्रॉडकास्ट किया जा जी, रहा है। टेक सिटी है, जिसमें हम ट्यूटोरियल बनाते हैं। 2014 में मुझे याद है कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही ट्यूटोरियल नहीं होते थे, जी, लेकिन 2014 में टेक सिटी आने के बाद रेवोल्यूशन आया है। आज हर बच्चा टेक ट्यूटोरियल बना रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये रेडियो उड़ान का योगदान है। बीच में कई लोगों ने न्यूज देनी शुरू की डिसेबिलिटी की, पॉडकास्ट कर रहे हैं, इंटरव्यूज की बच्चे कर रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, नेटवर्क बिल्ड हो रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने की। और क्योंकि रेडियो उड़ान वॉलेंटरली है, तो ये कतई किसी के साथ कंपेटिटिव नहीं है। वी बिलीव इन द आइडिया ऑफ कोलैबोरेशन। सो दानिश, आप इसके साथ-साथ पंजाब गवर्नमेंट में भी कार्यरत है। तो कब से आप पंजाब गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं और आपका डिपार्टमेंट क्या है? और आपका इस डिपार्टमेंट में आपका ये डिपार्टमेंट का क्या रोल है? डिपार्टमेंट का बहुत ही अहम रोल है। डिपार्टमेंट से, मेरा डिपार्टमेंट पंजाब मंडी बोर्ड है। जी, बहुत सारे लोग मार्केट कमेटी और मंडी बोर्ड में थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, और कई जगह पे मार्केट कमेटी को मंडी बोर्ड बोला जाता है और मंडी बोर्ड को मार्केट कमेटी। जी, हमारा जो काम है, वो जो गांव की सड़कें हैं जो मंडी के साथ लिंक होती हैं, जी, उनको बनाना। जी, और मार्केट कमेटी का काम है मंडियों को, मंडियां लगाना, कनक खरीदना बेचना, ये सारा काम, या फ्रूट खरीदना। हमारा काम बेसिकली रोड बनाने का है। जी, मेरा डिपार्टमेंट बहुत सपोर्टिव रहा। उन्होंने मुझे फुल रिलैक्सेशन दी। जी, मैं सीनियर असिस्टेंट हूँ वहां पे, जी, और वो भी मेरे प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत खुश होते हैं, डिपार्टमेंट का नाम होता है। जी, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और करते हैं,
इसलिए शायद मैं इतना टाइम रेडियो पे डिवोट कर पाता हूँ, क्योंकि अ, आपको मालूम है कि रेडियो में आपको कोई दिवाली की छुट्टी नहीं है, कोई होली की छुट्टी नहीं है, क्रिसमस की छुट्टी नहीं है, 24/7 आपको एक्टिवेट रहना पड़ता है, राइट। और एक शो बनाने में आपका बहुत टाइम लगता है। रेडियो उड़ान और आपका प्रोफेशनल एंगेजमेंट्स के साथ साथ आपको सुना है कि थिएटर में रुचि है। आप प्लेस लिखते हैं, एक्टिंग करते हैं। उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे आप? बिल्कुल, मेरे खुशी है कि अ, पहले मेरे को प्ले करने का शौक या एक्टिंग करने का शौक बचपन से है। जी, तो मैं 6-7 साल का था जब मैं गाँव में रामलीला होती थी, उसमें मैं परफ़ॉर्म करता था, स्किट लिखता था, करता था, खुद ही लिखता था, खुद ही करता था, जी, और मैं उस टाइम पे भी बहुत पॉपुलर हुआ था इस चीज़ों में। फिर मैं जब स्कूल में गया, तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ ऑर्गनाइज़ेशंस, नॉन डिसेबल्ड ऑर्गनाइज़ेशंस थी, जी, वो प्ले करते थे। लेकिन वो प्ले करते थे, वो अच्छी बात थी, किसी न किसी तरह से अवेयर कर रहे थे, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम। राइट, लेकिन वो डिसेबिलिटी के इश्यूज से ज्यादा डिसेबल्ड को दिखाते थे, जी, उनकी उनकी पिटी को दिखाते थे। जी, तो मुझे वो कंसेप्ट पसंद नहीं आया। जी, मुझे लगा कि डिसेबल से ज्यादा हमारे इश्यूज बाहर जाने चाहिए, जी, चाहे वो मेट्रो मनी का इशू हो, चाहे वो एक्सेसिबिलिटी का इशू हो, जॉब्स का इशू हो। क्योंकि अब क्या, मेरा पर्सनल ये मानना है, मैं आई में बी रॉन्ग, मुझे जी, लगता है कि अब लोग भाषणों से पक गए हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस से। जी, तो मुझे लगता है कि अब लोगों को चाहिए न्यू फॉर्म, एक एंटरटेनमेंट जिसमें कहानी हो, थोड़ा मसाला हो, उसमें मोटिवेशन भी हो, और वो एंटरटेनमेंट भी हो, और उनको अवेयरनेस भी हो। तो जी, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो मैंने प्ले लिखने शुरू किए, और पहला प्ले जब मैंने लिखा और जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट सुनाई लोगों को, तो उन्होंने बोला कि भाई, अ, तू मेला लूटने वाला है। और जी, मुझे याद है, पहला मैंने परफॉर्म किया था एक नया सवेरा, ये बच्चों की एजुकेशन पे था, ब्लाइंड बच्चों की एजुकेशन पे, जी, दिल्ली में परफॉर्म किया था। तब अवस्थी साहब आए थे, जी, वो भी रोए थे जी, उस प्ले के बाद। मतलब प्ले बुरा था इसलिए नहीं रोए थे, मतलब उसमें इमोशनल था वो प्ले। जी, कोल सर उस दिन से मेरे प्लेस के फैन हो गए थे, और अभी जितने भी मेरे प्ले होते हैं वो अपने सीबीआर प्रोग्राम में चलाते हैं। जी, और कई बार तो मुझे फोन आते हैं कॉलेजेस से, पता जी, नहीं कौन मेरे यूट्यूब से शो लेके प्ले लेके वहां पे चलाते हैं, और बच्चों लोगों के फोन आते हैं कि आपकी बहुत अच्छी एक्टिंग थी, आज हमने इस कॉलेज पे आपका ये प्ले हमें दिखाया गया। जी, तो मुझे कई बार हैरानी भी होती है, यार एक बार पूछ तो लेना चाहिए। लेकिन फिर लगता है कि अल्टीमेट गोल इज लोगों को अवेयर करना। तो और ये प्ले सर पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल में बहुत फेमस है। मुझे कॉल्स रेगुलर आती हैं, आपका नेक्स्ट प्ले कब आने वाला है। तो साल एक साल में मैं एक प्ले करता हूँ। To support our work with the blind and visually impaired, you can visit the donate page on our website www.scorefoundation.org.in. Please note www.scorefoundation.org.in. एक और सवाल मेरे ज़हन में अभी आ रहा है कि ये रेडियो उड़ान, अ, जब हम रेडियो उड़ान सुनते हैं तो समझते हैं कि ठीक है, ये एक रेडियो स्टेशन है, रेडियो कार्यक्रम होता है। पर आपने रेडियो उड़ान के साथ-साथ काफ़ी आउटरीच भी किया है, टैलेंट सर्च के माध्यम से। आपने ज़िक्र किया टेक सिटी, जो यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं, फिर आप थिएटर करते हैं। तो ये सब, एक तो आइडियाज निकालना और इसको फिर एग्जीक्यूट करना। तो थोड़ा आप ये टैलेंट सर्च और टेक सिटी के बारे में आपने ऑलरेडी बोल दिया है, थिएटर के बारे में ही बोल दिया है। तो और कौन-कौन से आपका आउटरीच है इनके अलावा? तो हम बहुत सारे चीजें करते हैं, हमारी टीम। टेक सिटी, ये तो हमारे कार्यक्रम हो गए। मेट्रोमनी मीट्स, आरजे हंट पहली बार रेडियो पे, सिंगिंग के रियलिटी शो किसी भी रेडियो पर पहली बार हमने शुरू किया, ऑनलाइन क्विज किए, डिबेट्स करवाई। डिबेट्स तो कॉलेजेस वगैरह में होते हैं क्विज, लेकिन आरजे हंट, मेट्रोमनी मीट हो गई,
तो इस तरह का ये म्यूजिक का तो हमारा ट्रेडमार्क है ही है, उड़ान आइडल। तो ये हमने किया, और इसके ये था कि अ, एक कंसेप्ट बन रहा था कम्युनिटी में कि जी, ब्लाइंड सिर्फ सिंगिंग ही कर सकते हैं। जी, और मुझे लगता है कि इसमें कोई खराबी नहीं है, ये टैलेंट है। जी, और अगर ईमानदारी से अगर आप देखेंगे, तो जो विजुअली इम्पेयर्ड सिंगिंग करते थे पहले वाले भी, जी, उन्होंने अपने टैलेंट के माध्यम से बहुत लोगों को अवेयर किया है। जी, तो हमने उसको इस तरह से देखना शुरू कर दिया था, पता नहीं अगर किसी को सिंगिंग आती है तो पता नहीं कितना बड़ा पाप है। जी, जैसा आजकल एक धारणा बन रही है कि सारे ब्लाइंड बैंकिंग में जा रहे हैं, जी, तो जी, उसी तरह एक धारणा पहले बन रही थी कि ब्लाइंड को सिर्फ म्यूजिक ही आता है। राइट, तो उस चक्कर में मैं जब भी बात करता था, जो सिंगिंग करते भी थे, वो डिमोरलाइज होना शुरू हो गए थे। जी, तो वो अगर उनको सिंगिंग भी आती थी, वो बताते ही नहीं थे। जी, जी, अगर अगर किसी को म्यूजिक में एमए करनी है, तो उसको ये डर था कि आगे का कमेंट आएगा, हाँ और ब्लाइंड कर क्या सकते हैं। तो जी, वो बताता ही नहीं था, करना बेशक उसको एमए म्यूजिक में थी। जी, तो मुझे लगा ये सही नहीं है। जी, ये एक ऐसी चीज है, टैलेंट से हम बहुत सारे लोगों को अवेयर कर सकते हैं। टैलेंट जी, इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ जनरेटिंग अवेयरनेस, मुझे जी। लगता है। इतना ही नहीं, तो टैलेंट, जब आप टैलेंटेड है तो जब आप टैलेंट को प्रस्तुत करते हैं तो एक जुनून के साथ करते हैं, दैट हैज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन पीपल। बिल्कुल, हाँ, उसमें वसुंधरा की एग्जांपल हम ले सकते हैं, पायल ठाकुर की ले सकते हैं, हाँ, दिवाकर की ले सकते हैं। ये जी, बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे जाके इन्होंने जागरूक किया है लोगों को। बिल्कुल, बिल्कुल, और तो फिर मुझे लगा कि हमें बात ये है कि हमारे जो उस टाइम पे जो कॉम्पिटिशन होते थे, एक तो उसमें बहुत कैजुअलिटीज़ थी कि एक जी, करवाने के लिए करवाना है, दूसरा सम्मानजनक प्राइस नहीं था। जी, जी, ₹500, ₹300, ₹1000। और ये हुँ, एनजीओज़ की देखो फंडिंग का भी एक इश्यू होता है, हम उनको ब्लेम नहीं करते हर चीज़ जी, में। जी, तो अब मुझे इसमें लगा कि मैंने अपनी टीम को बोला कि भाई मैं एक ऐसा कंपटीशन करवाना चाहता हूँ, जो रियलिटी शो के माध्यम से हो। तो जी, उसमें उन्होंने कहा कि भाई पैसा कहाँ से आएगा? तुमने क्या सोचा है? मैं कहा भाई मैंने 31,000 फर्स्ट प्राइज़, 21,000 सेकंड प्राइज़ और 11,000 थर्ड प्राइज़ सोचा है फिलहाल तो। हुँ, तो उन्होंने बोला पैसा कहाँ से आएगा? मैं कहा मुझे नहीं पता। अभी हुँ, तक रेडियो चल ही रहा है, तो जहाँ हुँ, से भी आएगा कुछ ना कुछ तो करेंगे। जी, तो फिर हमने रेडियो पे शो बनाने शुरू किए, और आपको पता है कि बच्चों को बड़ा शौक होता है कि पापा हम आज रेडियो पे आएंगे, मम्मी हम रेडियो पे आएंगे, मौसी जी हम रेडियो पे आने वाले हैं। जी, जी, तो दे वर वेरी एक्साइटेड कि राइट, हम रेडियो पे आने वाले हैं अपनी जी, सिंगिंग के कारण। जी, जी, तो तो वहां से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। मैं हैरान था, अंडोमान में लोग हमें सुन रहे हैं, अंडोमान निकोबार में। जी, मिजोरम से एंट्रीज आ रही हैं, सिक्किम से एंट्रीज आ रही हैं। जी, तो कुछ 350-400 एंट्री हमें पहले उसमें आई थी। फिर जो हमारी विनर थी उड़ान आइडल की पहली, जी, और उन्हें हमने 31,000 का प्राइस दिया। और प्लस हमारा कोलैबोरेशन था समर्थनम के साथ। तो हुँ, समर्थनम के माध्यम से उनको 1.5 महीना परफॉर्म करने का मौका मिला यूएसए में। राइट, तो उनकी प्रोफाइलिंग हुई। अब जो भी उड़ान आइडल के सिंगर होते हैं जो जी, जीतते हैं, जी, उनको बहुत सारे शोज मिलते हैं, पब्लिसिटी मिलती है, और उसके बाद वो शोज करते हैं। राइट, अ, इसमें एक और मैं बताऊं कि एक फिर हमने उसके बाद एक बच्चों का करवाया, लिटिल चैम्प। जी, उसमें जो लड़की जीती, अ, वो लड़की 10-11 साल की थी, मल्टीपल डिसेबल थी। शी कैनॉट स्पीक राइट, बट शी कैन सिंग। वो मूव नहीं कर सकती, देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, जी, और वो सिंगिंग कर सकती है। जी, और सिंगिंग भी वो डिफरेंट डिफरेंट वॉइसेस में करती है, मेल की वॉइस में भी, फीमेल की वॉइस में भी। अगर राइट, एक गाने में 4 आवाजें हैं तो वो 4 आवाजों में गाएगी। राइट, तो वो जीतने के बाद उनकी लाइफ बदल गई, उनकी राइट, फैमिली के आज भी फोन आते हैं। तो जी, आज भी वो अपना ब्लेसिंग्स देते हैं, तो बड़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो हमने इसको किया, और उसके बाद कुछ और ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये बीड़ा उठाया और सेम प्राइस रखा, सम्मानजनक प्राइस रखा। जी, तो ये टैलेंट हंट की कहानी है, और अभी भी हमारा चौथा सीजन चल रहा है। जी, जी। सो दानिश, समय के अभाव से हमें यहाँ पर विराम लेना होगा, बट इट इज़ वंडरफुल स्पीकिंग विथ यू. You have lived a life of passion. You've done things with passion,
Wish you the very best as you go forward. May you Thank- move from success to success. Thank you, sir. Thank you so much for having me. Thank you. हाईवे ये है रोशनी का कारवां। This podcast was brought to you by Score Foundation.